सुप्रभातम बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस में लघु सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक चलती है। लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक का जो पहला जो प्रकरण है संज्ञा प्रकरण, संज्ञा प्रकरण के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि संज्ञा प्रकरण से जो आपके प्रश्न आता है वह प्रश्न सूत्र व्याख्या के रूप में आता है। 4 सूत्र आपको दिए हुए होंगे, 4 में से 2 सूत्रों की आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या का कार्य हिंदी में करना है। तो अब हम संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के जो प्रमुख सूत्र हैं उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। पहला सूत्र देखिए, हल अंत्यम। हल अंत्यम यह सूत्र क्या करता है? इत संज्ञा विधायक सूत्र है। यह सूत्र करता है इत संज्ञा। इत संज्ञा विधायक सूत्र है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है नाम, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इत संज्ञा किसे कहते हैं ये सूत्र आपको बताता है, और हलंत्यम सूत्र से आपको इत संज्ञा की जाती है। उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल व्यंजन की, हल यानी व्यंजन, अंतिम हल की, अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था का तात्पर्य है यहाँ पर धातु, आगम, आदेश, प्रत्यय आदि, ये कहलाते हैं उपदेश। धातु, आगम, आदेश, प्रत्यय, इनके अंत में विद्यमान जो हल है, जो व्यंजन है, उस व्यंजन की इत संज्ञा होती है। जैसे अब यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए आप, डू क्रिय। डू क्रिय धातु है। इस धातु का जो अंतिम हल वर्ण है, यानी अंतिम जो व्यंजन है, यह, उस यह की हो गई इत संज्ञा। इत संज्ञा का जो पहचान हम कैसे करेंगे, इत संज्ञा को कैसे लिखेंगे? उस व्यंजन के नीचे हलंत का निशान लगा देंगे। किसी व्यंजन के नीचे हलंत का निशान लगाने को इत संज्ञा करना कहते हैं। तो डूक्रिय में जो अंतिम व्यंजन है, यह, उसकी हो गई इत संज्ञा। कौन से सूत्र से हुई? हलंत्यम। फिर देखिए नुम। नुम एक आगम है, और इसके अंत में जो हल वर्ण म है, उस म की भी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से देखिए सप। सप एक प्रत्यय है, और इस सप प्रत्यय के जो अंत में जो हल वर्ण प है, व्यंजन प है, उस प की भी हलंत्यम सूत्र से हो गई इत संज्ञा। तो सीधा सीधा सा अर्थ इसका है कि धातु, आगम, आदेश और प्रत्यय में जो अंतिम व्यंजन होता है, अंतिम जो हल होता है, उस अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा हो जाती है। अर्थात उसके नीचे हलंत का निशान लगा दिया जाता है। तो हलंत्यम सूत्र क्लियर। हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा करता है, और इत संज्ञा किनकी करता है? धातु, आगम, आदेश और प्रत्यय के अंत में जो व्यंजन वर्ण होता है, व्यंजन यानी हल वर्ण, उसकी इत संज्ञा होती है हलंत्यम सूत्र से। दूसरा सूत्र देखिए आप, अदर्शनम लोप है। यह सूत्र लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, यानी लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोप है। कहने का मतलब लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम, जिसका दर्शन नहीं हो, जो दिखाई न दे, उसको लोप कहते हैं। यह लोप संज्ञा सूत्र है। देखिए अदर्शनम का अर्थ है दृष्टि का अभाव, यानी कि दिखाई न देना, दृष्टि का अभाव, अर्थात प्राप्त का दिखाई न देना। जो प्राप्त तो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे, तो वो कहलाता है अदर्शनम। सूत्र का अर्थ यह है कि प्रसक्त का जो अभाव, दृष्टि का जो अभाव, उसे लोप संज्ञा होती है। तो इस सूत्र से हो जाती है लोप संज्ञा, यानी कि लोप हो जाता है। अदर्शनम लोप सूत्र से होता है लोप।
तीसरा सूत्र देखिए, तस्य है लोप है। यह सूत्र बोलता है तस्य यानी जिसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा कौन से सूत्र से हुई? पहले हमने देखा, पहला जो सूत्र है देखिए हलंत्यम, हलंत्यम से हमने कर दी इत संज्ञा। अंतिम जो व्यंजन है, अंतिम हल है, उसकी कर दी हमने इत संज्ञा। और यह तस्य लोप है सूत्र बोलता है कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। लोप अर्थात अदर्शनम लोप है, वो दिखाई नहीं देता है। जैसे अ ई उ न, है ल आदि में न और ल की इत संज्ञा होने के बाद, इनकी इत संज्ञा इसलिए हुई क्योंकि ये अंतिम व्यंजन है। आई उण इसमें न अंतिम है ल इसमें ल अंतिम है, तो इन दोनों की हो गई हलंत्यम से इत संज्ञा। न की और ल की हलंत्यम से इत संज्ञा होने के बाद उनका, किनका? जिनकी इत संज्ञा होती है उनका तस्य लोप है सूत्र से लोप हो जाता है। उनका तस्य लोप है सूत्र से लोप हो जाता है, यानी कि वो दिखाई नहीं देते हैं, उनका अदर्शन हो जाता है। तो तस्य लोप है सूत्र हो गया। चौथा सूत्र देखिए, आदि रणत्येन सहेता। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। यह प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, प्रत्याहार बनाने में काम आता है। यह सूत्र बोलता है कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ, जैसे यहाँ पर देखिए अ ई उ न, अ ई उ न, तो करने का मतलब अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन सा है? न कि आपने हलंत्यम से इत संज्ञा की अभी, तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ प्रारंभिक यानी आदि वर्ण की संज्ञा प्रत्याहार है। अब आई उण में देखिए न तो हो गया अंतिम इत संज्ञक वर्ण और आदि वर्ण हो गया अ, तो अ और न ये हो गया अण प्रत्याहार बन गया। तो यह सूत्र यही बोल रहा है कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आरंभिक आदि वर्ण की संज्ञा प्रत्याहार है। इसमें आदि वर्ण एवं इत संज्ञक वर्ण के बीच में विद्यमान वर्णों का ग्रहण होता है। जैसे अ ई उ न, इसमें इसका प्रत्याहार आपने बनाया, पहले वर्ण, पहला जो आदि वर्ण है अ और अंतिम वर्ण है न, इसको मिलाकर अण प्रत्याहार बन गया। तो अण प्रत्याहार में का मतलब है कि इसके अंदर आदि वर्ण अ, ई और उ, इन वर्णों का ग्रहण होगा, यानी आदि वर्ण और इत संज्ञक वर्ण के बीच में विद्यमान वर्णों का ग्रहण होता है। फिर आगे देखिए, प्रत्याहार में आदि वर्ण का भी ग्रहण होता है। प्रत्याहार में आदि वर्ण जैसे अ ई उ न है तो अ का भी ग्रहण होता है, किंतु इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण यहाँ नहीं होता है। इत संज्ञक वर्ण कौन सा है? अंतिम हल वर्ण न, और न की इत संज्ञा होने के कारण प्रत्याहार में इस वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। जैसे अ ई उ न, इस माहेश्वर सूत्र से अण प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार कैसे बना? पहला जो आदि वर्ण है वो और इत संज्ञक वर्ण, उन दोनों को मिलाने पर बनता है प्रत्याहार। तो अ ई उ न में आदि वर्ण तो है अ और अंतिम इत संज्ञक वर्ण है न, तो अण, ये हो गया प्रत्याहार। तो इस माहेश्वर सूत्र से अण प्रत्याहार बनता है। अण प्रत्याहार में अ ई उ वर्णों की ही गणना होती है, न की गणना नहीं होती है। कारण न की इत संज्ञा होने के कारण अण प्रत्याहार में उसकी गणना नहीं होती है। तो ये हो गया चौथा सूत्र। आगे देखिए पांचवा सूत्र। पांचवा सूत्र है उच्चई रुदात्त है। यह सूत्र उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है, यानी उदात्त संज्ञा करता है, उच्चई रुदात्त है। विस्तार से देखिए,
तालु आदि उच्चारण स्थानों में, उच्चारण स्थान 8 प्रकार के माने गए हैं। तो जो उच्चारण स्थान में ऊपरी भाग में निष्पन्न स्वर उदात्त होता है, तो उदात्त संज्ञा हो, पहली बात तो ये देखिए उदात्त संज्ञा होती है स्वरों की, और स्वर भी कैसा हो, उच्चारण स्थानों में ऊपरी भाग में निष्पन्न स्वर हो, यानी ऊपरी भाग से बोला जाए। उच्चारण स्थान में भी ऊपर के भाग से जो बोला जाए वह होता है उदात्त स्वर। उदात्त स्वर के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, यानी ये पहचान होती है उदात्त स्वर की कि उदात्त स्वर के ना तो ऊपर ना ही नीचे किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे ए, ऊपर भी कोई चिन्ह नहीं है, नीचे भी कोई चिन्ह नहीं है। आ, ई, ये इसी प्रकार लिखे जाते हैं। तो सीधी सी बात है, उदात्त संज्ञा किसकी होती है, स्वर की। स्वर भी कैसा हो, तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से बोला जाए, ऊपर की ओर से जो बोला जाए वो होता है उदात्त स्वर। फिर नीचे देखिए 6 नंबर का सूत्र, नीचेर अनुदात्त है। यह अनुदात्त संज्ञा करता है, और अनुदात्त संज्ञा भी किसकी होती है, स्वर की। तो तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग में, अधोभाग यानी नीचे के भाग में जो स्वर उत्पन्न होता है, नीचे के भाग से जो स्वर बोला जाता है वह अनुदात्त होता है। अनुदात्त स्वर के लिए स्वर के नीचे आड़ी पंक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये उसका चिन्ह होता है, उसकी पहचान होती है। जैसे ए, और ए के नीचे यदि आड़ी लाइन लगी हुई है तो वो कौन सा स्वर है, अनुदात्त। आ के नीचे आड़ी लाइन लगी हुई है तो वो कौन सा स्वर है, अनुदात्त। तो उदात्त और अनुदात्त में छोटा सा अंतर है कि उदात्त तो तालु आदि उच्चारण स्थान जो होते हैं अपने, जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है, उन उच्चारण स्थानों के ऊपर के भाग से बोला जाए तो होता है वह स्वर उदात्त, और यदि वही स्वर उच्चारण स्थानों के निचले भाग से बोला जाए तो हो जाता है अनुदात्त। उदात्त और अनुदात्त कैसे लिखे जाते हैं, उदात्त के ऊपर नीचे कहीं कोई चिन्ह नहीं होता है, जबकि अनुदात्त में स्वर के नीचे आड़ी लाइन, आड़ी पंक्ति का प्रयोग किया जाता है। 7वां सूत्र देखिए, समाहार स्वरित है, स्वरित संज्ञा सूत्र है, और ये स्वरित संज्ञा भी किसकी होती है, ये भी स्वरों की ही होती है। उदात्त और अनुदात्त का समाहार स्वरित होता है, दोनों का मिला हुआ रूप। जो स्वर ना तो उदात्त हो, ना तो ऊपर के भाग से बोला जाए और ना ही नीचे की ओर से बोला जाए, जो मध्यम भाग से बोला जाए, जो उदात्त भी हो और अनुदात्त भी हो, तो वो स्वर कहलाता है स्वरित। स्वरित स्वर के लिए स्वर के ऊपर खड़ी पंक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ए, तो ए के ऊपर यदि खड़ी पंक्ति, खड़ी लाइन लगी हुई है एक, तो वह कौन सा स्वर होगा, स्वरित स्वर। तो स्वर 3 प्रकार के हो गए, उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के हो गए। फिर देखिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त संज्ञा होती है उच्चेर उदात्त से, अनुदात्त संज्ञा होती है नीचेर अनुदात्त से, और स्वरित संज्ञा होती है समाहार स्वरित से। सीधा सीधा सा अंतर है, उदात्त स्वर ऊपर की ओर से उच्चारण स्थानों में ऊपरी भाग से बोला जाता है, अनुदात्त स्वर उच्चारण स्थानों के अधोभाग से बोला जाता है, और स्वरित स्वर मध्यम भाग से, यानी कि ना तो वो उदात्त होता है और ना ही अनुदात्त होता है, उन दोनों का मिश्रण जो स्वर होता है वो होता है स्वरित स्वर। आगे देखिए 8वां सूत्र, परः सन्निकर्ष है संहिता। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। अब देखिए वर्णों के अतिशय सामीप्य को संहिता संज्ञा होती है। वर्णों के अतिशय सामीप्य यानी कि अत्यधिक समीपता, 2 वर्णों के बीच में जहाँ अत्यधिक समीपता है तो वह संहिता कहलाती है, उसको बोलते हैं संहिता। जैसे 2 वर्णों के मध्य अन्य वर्ण के न होने पर, 2 वर्णों के बीच में यदि कोई तीसरा वर्ण नहीं है तो दोनों की निकटता को संहिता कहते हैं। जैसे रमा प्लस ईसह में आ
और ई के मध्य अन्य वर्ण नहीं है, अतः यहाँ संहिता है। संहिता को ही संधि कहते हैं। तो ये सीधा सा है कि संधि, संधि यानी संहिता कहने का मतलब दो वर्णों के बीच में जब अन्य कोई वर्ण ना हो, दो वर्णों के बीच में जब अत्यधिक समीपता हो तो उसको संहिता कहते हैं। तो संहिता संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? परः सन्निकर्षः संहिता। परः यानी अत्यधिक, सन्निकर्ष यानी निकटता, समीपता, सामीप्यता, संहिता अत्यधिक निकटता संहिता कहलाती है। 9वां सूत्र देखिए, हलो अनंतरा संयोग है। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है ये। यदि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं हो तो वहाँ संयोग संज्ञा होती है। यानी जब दो वर्ण, दो व्यंजन कंटिन्यू आ जाए, लगातार आ जाए, दो व्यंजनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई स्वर ना हो तो वहाँ संयोग संज्ञा होती है। जैसे इंद्र, इंद्र में न, द और र के बीच कोई स्वर नहीं है, यानी ये तीनों व्यंजन लगातार बिना किसी स्वर के व्यवधान के ये लगातार आ रहे हैं तीन व्यंजन। तो यहाँ पर न, द, र इन तीनों वर्णों में ये तीनों वर्ण संयोग संज्ञक है, इन्हें संयोग कहा जाता है। यहाँ कौन सी संज्ञा है? संयोग संज्ञा। जैसे विद्या, विद्या में द और द के तुरंत बाद ये आ गया, उनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो वहाँ भी द और ये संयोग संज्ञक वर्ण है। वहाँ कौन सी संज्ञा हुई? संयोग संज्ञा। और संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलो अनंतरा संयोग है। तो ये आज हमने संज्ञा प्रकरण के ये 9 सूत्र पढ़े हैं। इन 9 सूत्रों को आप अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद आप पिछले सालों के जो पेपर देखेंगे करेंगे तो आपको आसानी से 4 में से 3 या हो सकता है 4 भी आपको सूत्रों की व्याख्या आ जाए। तो आपको 4 में से 2 व्याख्याएं पूछी जाती है और मैंने मुख्य मुख्य जो सूत्र हैं संज्ञा प्रकरण के वो मैंने आज आपको पढ़ा दिए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।